पढ़ते हैं आज आवर्धन। रेखीय आवर्धन, यह आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अनुपात तथा वस्तु के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई I या h डैश, किसी से भी प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की लंबाई O या h किसी से भी प्रदर्शित करें, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। चल, आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका हम सूत्र का निगमन कर लेते हैं। देखिए, ये कौन सा दर्पण है भैया? अवतल, जिसके बाहरी पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देते हैं, जिसका दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। कि जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु AB है, AB वस्तु, AB से चलने वाली प्रकाश किरण समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर आती है? मुख्य फोकस से होकर आती है। दूसरा, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। यह हमें वाला खींच सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर आता है? मुख्य फोकस से। या आप ये भी खींच सकते थे, मुख्य फोकस से जाने वाला प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आता है। या हम दूसरी खींच दे रहे हैं, ध्रुव परावर्तित होने वाला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश का कोण बनाता है उतने ही झुकाव पर क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। ये कोई भी दो प्रकाश किरण को हम खींच करके हम क्या कर सकते हैं? प्रतिबिंब को बना सकते हैं। इसमें देखो, यहां पर हमारा क्या बना? प्रतिबिंब बना। इस प्रतिबिंब का नामकरण हम कर देते हैं A डैश B डैश। चलो, इसमें हमें संबंध किसमें स्थापित करना है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात में। तो हमें ये दो त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसमें प्रतिबिंब की लंबाई आ जाए और वस्तु की लंबाई आ जाए। तो हम देखो ए वाला ले रहे हैं, त्रिभुज BAP। इसमें देखो
प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई भी आ जाएगा और वस्तु से दूरी भी आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी दूरियां हम मापते हैं कहां से लेते हैं, ध्रुव से लेते हैं। और दूसरा त्रिभुज हम ए वाला ले लेते हैं, ए वाला त्रिभुज ले लेते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज में हमारा प्रतिबिंब की लंबाई आ जाएगा और प्रतिबिंब की दूरी भी आ जाएगा, इसमें संबंध भी स्थापित हो जाएगा। चलो हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी ए पी, त्रिभुज बी ए पी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में, त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में देखो ए वाला कोण हमने पहले भी पढ़ा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। हम बताए थे कि कोई भी ध्रुव पर जितने अंश के कोण पर मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाता है उतने ही कोण पर मुख्य अक्ष से क्या हो जाता है, वापिस लौट आता है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा, देखो त्रिभुज में कोण बीपीए, कोण का नाम कितने अक्षरों से लिए जाता है, 3 अक्षर से। जिसका नाम लेना होता है उसको कहां रखते हैं, बीच में। बराबर होगा किसके, ए डैश पी डैश बी डैश के, या हम कह सकते हैं बी डैश पी ए डैश के बराबर होगा आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। या हम कह मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश पर कोण बनाता है ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाता है। और देखो एक दूसरे के दोनों लंबवत हैं, वस्तु और प्रतिबिंब, तो इस कंडीशन में बी ए पी बराबर है कोण बी डैश ए डैश पी के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों लंबवत है, 90 डिग्री है, समकोण है, समकोण है। अब देखो जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम पढ़े हैं त्रिभुज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो त्रिभुज बी ए पी समरूप होगा त्रिभुज बी डैश ए डैश पी को। जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सदैव बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी समरूप है हमारा किससे, ए नियम से। तो ए बी बराबर होगा ए डैश बी डैश के, और यही बराबर होगा ए पी बटे ए डैश पी के। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। चलो अब हम जानते हैं कि वस्तु की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं, क्या है, ए बी। ए बी हमारा देखो धन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो धनात्मक लेंगे, इसलिए प्लस ओ। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई हमारा क्या है, ए डैश बी डैश, ए नीचे है इसलिए ऋणात्मक लेंगे माइनस आई। उसके बाद वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, दूरी दूरी जो है हमारा ए पी है, बाईं तरफ है इसलिए माइनस यू से।
प्रतिबिंब की दूरी रखेंगे कितना, -v, प्रतिबिंब की दूरी। अब हम ए बी, ए डैश, बी डैश, ए पी तथा इसका क्या है प्रतिबिंब की दूरी ए डैश पी का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। चलो रखते हैं, चिन्ह के साथ सभी का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम 2 में रखेंगे तो रखते हैं, देखो ए बी का मान कितना है ओ, ए डैश बी डैश का मान है -i, ए पी का मान है -u और ए डैश पी का मान है -v। इनको अगर हम दोनों तरफ है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा ओ -i बराबर u/v। हम जानते हैं आवर्धन नियम बराबर क्या होता है, i बटे कितना होता है, o होता है। अगर हमें i बटे o से यहाँ पर हमें i बटे o का मान ज्ञात करना होगा, तो इसको क्या कर देंगे, हम इसको व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर हमारा क्या हो जाएगा, i ऊपर चला जाएगा, o नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो -i बटे o यही बराबर u बटे v हो जाएगा। अब देखो हमारा i बटे o होता है आवर्धन, तो हम इसे i बटे o के स्थान पे हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक से गुणा कर सकते हैं ना। दोनों पक्षों में व्युत्क्रम करने पर हम i बटे o, यहाँ पर नहीं किए सॉरी, यहाँ पर v बटे कितना हो जाएगा, u होगा, दोनों पक्षों में किए हैं ना। तो i बटे o यही बराबर v बटे u हो जाएगा। तो हम दोनों पक्षों में यहाँ पर क्या है, माइनस है, दोनों पक्षों में माइनस से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। चलो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस i बटे o यही -v बटे u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i बटे o यही बराबर हो जाएगा -v बटे u। तो ये किसके बराबर होता है, ये आवर्धन के बराबर होता है। यम बराबर i बटे o बराबर -v बटे u। तो कहने का मतलब आवर्धन में ए क्या है हमारा, ए प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई में जो संबंध होता है, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के ऋणात्मक के क्या होता है, बराबर होता है। इसको अगर हम यहीं पर जो ए त्रिभुज पहले BAP लिए थे, अगर वही त्रिभुज हम BA डैश ए वाली त्रिभुज पहले लिए होते तो हमको जो यहाँ पर क्या किए, व्युत्क्रम करना पड़ा। व्युत्क्रम नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम लिख सकते थे, क्या कर सकते थे, इसको AB बटे ए डैश बी डैश का अनुपात बटे AB के अनुपात के, तब हमें यहाँ व्युत्क्रम नहीं करना पड़ता। तो सिंपल सा है, कर लो, लिख लीजिए, लिख लिए ना। चलिए, जो आवर्धन जो होता है, आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं।
अगर हमारा आवर्धन क्या है, धनात्मक है, कितना है, धनात्मक है, धनात्मक होगा तो धनात्मक के कंडीशन में कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। अगर ऋणात्मक होने के कंडीशन में क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। समतल दर्पण में जो होता है, समतल दर्पण में आवर्धन सदैव 1 होता है, सदैव 1 होगा। कितना होता है, 1। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कितना होता है, 1 होता है। चलो मिटाएं अब। चलो इसके बाद आता है अपवर्तन। क्या आता है, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। कोई प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश किरण है, ये मान लेते हैं कांच है या जल है, वायु से आया तो इसको सीधा जाना चाहिए, सीधा ना जा करके क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ऐसे इस प्रकार से निकलती, जो ये अपने मार्ग से विचलित हुआ, इतना विचलित हुआ, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, समांग पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो प्रकाश का, जैसे ये वायु है, ये मान लेते हैं कांच है या जल है, कांच है, वायु से आया, अपने मार्ग से सीधा जाना चाहिए था, सीधा ना जा करके क्या हुआ, इस प्रकार से वह अपवर्तित हो गया। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहे। जो ये प्रकाश किरण आती है इसे आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। जो विचलित होती है, विचलित होकर के निकल जाती है दूसरे मार्ग में, उसे अपवर्तित प्रकाश किरण। प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आता है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु के लंबवत जो होता है उसे अभिलंब, अभिलंब। चल कभी कभी क्या होता है, प्रकाश किरण आता है और सीधा ना जाकर के अभिलंब से दूर हो जाता है, तब भी अपने मार्ग से विचलित हुआ। ये दोनों घटनाएं, या अभिलंब की तरफ झुक जाए या अभिलंब से दूर हो जाए, तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये होता है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है।
तो इस प्रकार से अब सघन और विरल क्या है, तो बता, सघन और विरल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम। जहां पर प्रकाश की चाल, जैसे वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, किसके, कांच की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए क्या है, कांच, वायु क्या था हमारा, विरल माध्यम था, कांच क्या था सघन माध्यम। यहां से प्रकाश किरण आएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। अगर यही हमारा कांच से वायु में जाता तो उसमें क्या होता, अभिलंब से दूर हटता। चलो इसको भी देखते हैं। चलो पहले हम लिखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलन होने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम, जिस प्रकार से परावर्तन के 2 नियम थे उसी प्रकार से अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो अपवर्तन का पहला नियम, आपतित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो, आपतित प्रकाश किरण ए वाला तथा अपवर्तित प्रकाश किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पे, इस वाले तल पे, जैसे जितनी भी घटना होगी वो किस तल पे होगी, मान लेते इस समतल पे कोई पारदर्शी तल है तो अब इस पे जो प्रकाश किरण आएगी यहाँ पर इस बिंदु पर आएगी। अगर दूसरे माध्यम में निकल जा रही है, अगर एक पारदर्शी एक पार से दूसरे पार निकलेगा तो यहाँ से अपवर्तित प्रकाश किरण तथा इस पर खींचा गया अभिलंब, तो एक क्या होंगे, तीनों एक ही तल पे होंगे। जो तल होगा, जैसे समतल तल है तो इस समतल तल पर ही ये सारी घटना होती। दूसरा नियम,
आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या, ज्या को हम साइन कहते हैं, साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, होता है, नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसको हम क्या म्यू या यन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे बताया गया कि आपतन कोण की ज्या साइन। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनाए गए कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच में बनाए गए कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और देखो हमारा कोण काफी बन रहे हैं, यहाँ पर देखो आपतित किरण इसके तल के साथ भी बना रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपतन कोण नहीं कहलाएगा। आपतन कोण कौन सा कहलाएगा? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनाए गए कोण को। यहाँ पर भी देखो कोण बन रहा है, ये देखो मान लेते हैं एक काल्पनिक रेखा है, इसके बीच में कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है ना। ये सब क्या है? ये अपवर्तित अपवर्तन कोण नहीं है। अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तित किरण तथा आपतित अभिलंब, सॉरी अभिलंब के बीच में बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। जैसे साइन आई और का अनुपात साइन आर, एक क्या होता है? नियतांक होता है। इसे यन से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो साइन आई बराबर साइन आर, इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। लिख लो इतना। चलिए चलो देख लेते हैं सघन माध्यम, विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम, माध्यम और सघन माध्यम, माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम। दो माध्यमों में जिसमें प्रकाश की चाल पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अगर अधिक रहेगी तो वह क्या, कौन सा माध्यम कहलाएगा? विरल माध्यम कहलाएगा। जिस माध्यम में पहले माध्यम के सापेक्ष अगर दूसरे माध्यम का प्रकाश की चाल क्या है? कम है, तो कौन सा माध्यम कहलाएगा? वह सघन माध्यम। जिस माध्यम में अगर कोई दो माध्यम है, उन दो माध्यमों में जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा? विरल माध्यम कहलाएगा। जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी, वो कौन सा माध्यम कहलाएगा? सघन माध्यम कहलाएगा। तो जैसे अभी हमने बताया, अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कहां से? विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करे, सघन माध्यम में, वहां पर क्या होगा? सघन माध्यम, माध्यम में प्रवेश करे तो क्या कहलाएगा? अभिलंब से क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। जैसे मान लेते हैं वायु है, वायु में प्रकाश की चाल आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये मान लेते हैं कांच है, क्या है? कांच है, कांच है।
तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होता है। तो देखो अगर दो माध्यम है, वायु और कांच है, तो कौन सा माध्यम इसमें प्रकाश की चाल कम है? तो ये प्रकाश की चाल कम है, कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। अब ये कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल क्या है? ज्यादा है। अगर कोई विरल माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है सघन माध्यम में, सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। जो अपवर्तित प्रकाश किरण होती है तो आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है। और एक कौन सा है? अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण, किरण। तो देखो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाता है। यहां पर आपतन कोण जो होता है अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। आपतन कोण बड़ा होगा किससे? अपवर्तन कोण से। जब प्रकाश किरण किससे? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। अगर यही उल्टा हो जाए, एक कांच हो जाए, कांच से कोई प्रकाश किरण आए वायु में जाए, चलो वायु में जाए, तो ये कौन सा माध्यम होगा भैया? सघन माध्यम। सघन माध्यम क्यों? क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दो माध्यम है तो इसलिए कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। अब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। जैसे यहां पर आपतन कोण ए, अपवर्तन कोण आर, यहां पर आपतन कोण छोटा होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा? बड़ा होगा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से क्या होता है? प्रकाश किरण दूर हट जाता है। तो विरल और सघन माध्यम समझ में आया। सघन माध्यम क्या होता है? जहां पर प्रकाश की चाल अधिकतम होती है वहां वह क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जब जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। सघन माध्यम जहां पर प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है, वो क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। तो इसी कंडीशन पे अगर आगे हम देखेंगे अभी निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण ना, तो अभी देखेंगे क्रांतिक कोण में, क्रांतिक कोण के लिए हमारा होता है, इसमें लिखा था क्रांतिक कोण। जैसे क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश किरण विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्यों प्रवेश करना चाहिए? क्यों? चलो सघन माध्यम देखते हैं। क्रांतिक कोण लिख लें, उसके बाद फिर आगे कल पढ़ाएंगे। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है? जब प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, करता है, तो आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान, वह मान जब अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण
का मान 90 अंश हो जाता है, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। जैसे देखो, क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश किरण कहाँ आना चाहिए? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए। क्यों? सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर नहीं आएगा तो अपवर्तन के पश्चात यह दूर नहीं हटेगा। अगर हमारा यहाँ प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता तो अभिलंब की तरफ झुक जाता, तो आपतन जो अपवर्तन कोण है एक 90 डिग्री ना होकर 90 डिग्री से हमेशा सदैव कम होता है। कंडीशन ऐसे आता है तो 0 हो जाता ना, तो हमारा क्या होगा? 90 डिग्री नहीं होगा। लेकिन हमें क्रांतिक कोण के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तब अवलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। जैसे मान लेते हैं प्रकाश किरण यहां से आपको आपतित कराए, इसे अभी हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। ये क्या होगा? अपवर्तन कोण होगा। चलो ये अपवर्तन कोण। अगर हम कोई प्रकाश किरण यहां पर आपतित कराए तो देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा? ये अपवर्तित होगा। अब ए आपतन कोण कहलाने लगेगा। ए क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण कहलाएगा। अगर हम प्रकाश किरण इस पे अपवर्तित किए तो इस तरह से जाने लगा। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि अगर हम इस पे अपवर्तित कर रहे हैं तो वह क्या होगा? इसी तल के साथ यह अपवर्तित हो जाएगा। तब देखो जो अपवर्तन कोण था, अपवर्तन कोण अब हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 अंश हो गया। जब 90 अंश हो गया तो इस कोण को जो हमारा पहले आपतन कोण कहलाता था, क्या कहलाता था? आपतन कोण कहलाता था। अब इसे क्रांतिक कोण कहेंगे। क्रांतिक कोण को हम C से प्रदर्शित करते हैं। देखो अभी ये आपतन कोण था, देखो आपतित प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच में बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण जब हमारा अपवर्तन कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, तो इसी आपतन कोण को क्या कहने लगते हैं हम? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो अभी हमने लिखाया जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में हट जाएगा तभी वह विलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। दूर हटते हटते जब अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री बनाने लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। अब एक क्रांतिक कोण से मान जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो परावर्तित ना होकर के वो अपवर्तित ना होकर परावर्तित होने लगेगा। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अभी सबको आगे हम देखेंगे, पूर्ण रूप से देखेंगे। अभी वैसे था, लिख लो।